हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप और बाल अधिकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग, प्रारंभिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग गठित किए गए हैं, उसके अंतर्गत स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा कैसी थी हमारी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की तीसरी क्लास है। अब हम देखते हैं अपनी कक्षा को। क्लास शुरू होती है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। वैदिक युग में शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप गुरुकुलों में देखने को मिलता है। पुराने समय में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। इनके द्वारा, गुरुओं के द्वारा, किनको? शिष्यों को। इसके पश्चात बौद्ध युग में बौद्ध मठों एवं विहारों, यहाँ वाह बननी चाहिए, वाह बन गई है, विहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, किनके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात मुस्लिम युग में मकतबों में और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। फिर ब्रिटिश युग में आया। इस युग में ब्रिटिश शासक प्रारंभ में शिक्षा के प्रति उदासीन रहे। प्रारंभ में ब्रिटिश शासक जो थे वो प्रारंभिक शिक्षा के प्रति कैसे रहे? उदासीन रहे। तो हमने भूमिका में देखा कि प्रारंभिक शिक्षा हमारी बहुत प्राचीन है। गुरुकुलों में, बौद्ध मठों, विहारों और मकतब मदरसों में दी जाती थी। अब आगे देखते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका केवल क्या उद्देश्य था? भारत में अपना व्यापार करना और अपने धर्म का प्रचार करना था। लेकिन धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी। वो धर्म का प्रचार कर रहे थे, अपना व्यापार फैला रहे थे। धीरे धीरे एक बड़े भूभाग की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। क्या किया? राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यानी जब हम किसी भी स्थान पर अपनी शासन सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों को अपने धर्म की शिक्षा और अपनी भाषा का ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब तक हम उनको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं कराएंगे तो हमारी भाषा को समझ नहीं पाएंगे और हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को शिक्षा देना आरंभ करना चाहा और आरंभ कर दिया। किनको? भारतीयों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। हम आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा हेतु प्रयास, क्या प्रयास किए गए? सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। कब तक? 1765 ईस्वी तक प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। यानी 1765 तक उसने केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यान दिया। किंतु उसके पश्चात उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ। उसने अपनी शिक्षा नीति में क्या किया? परिवर्तन किया और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की। उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, इनकी स्थापना की।
कलकत्ता मदरसा में मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और बनारस संस्कृत कॉलेज में हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनी में विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना था। उन्होंने क्या किया, 1781 में जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की वो मुस्लिम नवयुवकों को देने के लिए और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानून में जानकार बनाने के लिए और जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे उनकी सहायता देने के लिए तैयार किया। हम आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 में कोलकाता नगर में की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1800 में। किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। किसके लिए? असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था तथा अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कब? सन 1818 में। देखिए थ्योरी की क्लास चल रही है जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये चैप्टर के अनुसार आप नोट्स बनाते चलिए ताकि परीक्षा में आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी और प्रश्न इन्हीं से मिलेंगे। और ये कक्षाएं जो चल रही हैं ये आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप चल रही हैं। जैसा सिलेबस है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जा रही हैं। इनका नोट्स बनाते चलिए, भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होंगे। हम आगे देखते हैं। 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 का आज्ञा पत्र क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाना, यानी हर 20 वर्ष में जो आज्ञा पत्र था उसका पुनरीक्षण करके उसमें संशोधन किया जाता था। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। क्या किया? इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया। जो किस लिए दिया? उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। कंपनी को आदेश दिया कि भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का होगा और वे इनकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। अब इसी में प्राच्य पाश्चात्य विवाद आ जाता है। क्या है प्राच्य पाश्चात्य विवाद? प्राच्य यानी भारतीय और पाश्चात्य यानी विदेशी। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया गया एवं उसे उसकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया। किंतु इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस शिक्षा पर व्यय की जाए, यानी भारतीय शिक्षा पर की जाए या पाश्चात्य शिक्षा पर। फलतः इस प्रश्न को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। भाई जब स्पष्ट किया नहीं गया कि ये भारतीय जो है शिक्षा पर खर्चा किया जाए या अंग्रेजी शिक्षा पर खर्चा किया जाए, है ना। प्राच्य शिक्षा में संस्कृत, अरबी, फारसी और पाश्चात्य शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा की बात कही गई है। अब हम देखते हैं विवाद के बिंदु क्या थे। 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 में विवाद के मुख्य 3 कारण थे। कौन कौन से 3 कारण थे हम देख लेते हैं। पहला कारण, 1 लाख रुपए की राशि का व्यय किस प्रकार हो,
दूसरा, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन विद्वानों को रखा जाए। तीसरा, साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। यानी जो 1 लाख रुपए की धनराशि है ये किस प्रकार व्यय की जाए, किस पर की जाए, प्राच्य शिक्षा पर की जाए या पाश्चात्य शिक्षा पर की जाए। और भारतीय विद्वानों के अंतर्गत किन विद्वानों को रखा जाए, भारतीय भाषाभाषी विद्वानों को या अंग्रेजी भाषाभाषी विद्वानों को। साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। यानी साहित्य में अभी हमने बताया था संस्कृत, अरबी, फारसी, ये भारतीय साहित्य के अंतर्गत, और पाश्चात्य साहित्य में अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा की बात हुई। तो यहाँ पर ये विवाद उत्पन्न हो गया कि प्राच्य साहित्य पर खर्चा किया जाए या पाश्चात्य साहित्य पर खर्चा किया जाए। शिक्षा जगत में इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यही क्या है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। तो आज हम लोगों ने जो 1813 के आज्ञा पत्र को पढ़ा। अब हम आगे की कक्षा अगली क्लास में देखेंगे, है ना, और उस पर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। जैसे मैकाले का विवरण पत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मैकाले ने इन तीनों बिंदुओं पर क्या अपनी राय दी है, और प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर साहित्य को क्या कहा है, भारतीय विद्वानों के लिए क्या कहा है, और 1 लाख रुपए का व्यय किस पर खर्च करने की बात की है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।